नमस्कार दोस्तों। लेक्चरर फिजिक्स की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। और वेक्टर में हमने लास्ट में देखा था कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। और उनके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी देखी थी कि किस तरीके से अगर हमें सिलेंड्रिकल में अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें कार्टेशियन में कैसे जा सकते हैं, या हमें कार्टेशियन में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जा सकते हैं, ये हमने देखा था। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कल लास्ट में आपको बताया था कि हमें ग्रेडियंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो लिखना आता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होता है ये लिखना नहीं आता है। या फिर हमने बोला था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट कैसे डिफाइन किया जाता है ये हमें पता नहीं था। तो इनके जनरल इक्वेशन होती हैं, उनमें सब्स्टिट्यूट करके हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है ग्रेडियंट। तो उसको समझ लेते हैं एक बार। हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसे इक्वेशन लिखी जाती हैं, ठीक है। तो वो हम समझ लेते हैं एक बार फटाफट। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास सपोज कर लिया, ये हमारे पास हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। ये ग्रेडियंट है, ठीक है। और ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी पता था किसका डिफाइन होता है, किसी स्केलर फंक्शन का। किसके लिए डिफाइन करते हैं? स्केलर फंक्शन के लिए। और स्केलर फंक्शन सपोज के लिए हमारे पास क्या है, जरा बोलो, कोई फाई है, ठीक है। तो इन जनरल जब हम ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं तो हमें इन जनरल आपके पास क्या लिखा जाता है, ग्रेडियंट के लिए इक्वेशन लिखी जाती है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसके लिए हम आपके पास इक्वेशन लिखते हैं E1 कैप बाई H1 बाई डेल बाई आपके पास डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप डिवाइडेड बाई H2। अब आपको पता है H1 H2 क्या है करके, ठीक है। कल मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल U2। फिर आपके पास E3 कैप डिवाइडेड बाई H3 डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल U3। ये लिखा जाता है ग्रेडियंट। किसी भी कार्टेशियन सिस्टम या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लिख सकते हैं। जैसे आपसे बोलूं कार्टेशियन में लिख के दिखाइए, तो कार्टेशियन के लिए ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप क्या क्या होते हैं करके। कल हमने बोला था ये होता है I कैप, ये होता है J कैप और K कैप। और साथ ही हमने लिखा था H1 H2 और H3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 1 1। और U1 U2 U3 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास X Y और Z। जब मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा तो ग्रेडियंट डिफाइन हो जाएगा, जिसमें जरा बोलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम ग्रेडियंट डिफाइन करते थे, आपको पता है क्या आता था करके, यहाँ जब 1 रखोगे 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, आई कैप आ जाएगा। तो ये आई कैप आ गया, ठीक। फिर क्या आएगा, जे कैप, डेल फाइव बाई कितना आएगा जरा बोलो, डेल वाई। फिर आएगा के कैप, यह आएगा डेल फाइव बाई क्या आ जाएगा, डेल जेड। और आपको यही इक्वेशन आपको देखने को मिलती थी कहां जरा बोलो, जब हम ग्रेडियंट डिफाइन करते थे किसमें जरा बोलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए किसमें डिफाइन करने के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि उधर आएगा नहीं, वो थोड़ा इक्वेशन लंबी है। तो उसको कैसे लिखेंगे उसके लिए भी बात कर लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, H1 H2 H3 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 R और R sin थीटा थी। यहां पर आ जाएगा R कैप थीटा कैप और फाई कैप, यहां आ जाएगा R थीटा फाई। तो अगर हम बात करें किसके लिए लिखने के लिए, अगर हम बात करें स्पेरिकल में लिखने के लिए, किसमें जरा बताइए, स्पेरिकल में। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाएगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाएगा, इसके जगह आ जाता है आर कैप थीटा कैप फाई कैप, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1 आर आर साइन थीटा। ये समझ में आना चाहिए, हमारे पास ये वैल्यू होती है। मैंने कहा था इन जनरल जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं तो वहां पर H1 H2 H3 फैक्टर आते हैं जो जनरलाइज फैक्टर होते हैं
और जिनसे हम आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल बोला था कि ये जनरल है, जनरल से हम किसी भी उसमें जा सकते हैं, और लेकिन आपको उसके लिए H1 H2 H3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कार्टेशियन के लिए इनकी वैल्यू 1 1 1 होती है, स्फेरिकल के लिए 1 r sin थीटा होती है, और दूसरा हमने कहा था सिलेंड्रिकल के लिए वैल्यू क्या होती है 1 रो आपके पास 1। ठीक, ये हमने देखी थी। तो अगर हम बात करें यहां कैसे लिखा जाएगा, बस आपको लिखने का आइडिया होना चाहिए कि ऐसी चीजें लिखी जाती हैं करके, क्योंकि हमें कभी ना कभी यूज करने पड़ेंगे। ये कितना आ जाएगा जरा बोलिए, क्या आ जाएगा r थीटा और फाई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्रेडियंट आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन होगा, तो अगर हम बात करें यहां आ जाएगा r कैप और यहां आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा डेल फाई बाय कितना आएगा डेल r। फिर अगर हम इसमें अगर बात करें कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा थीटा कैप, ये आ जाएगा हमारे पास h2 की वैल्यू r है, ये आ जाएगा डेल फाई बाय डेल थीटा। फिर अगर हम बात करें यहां पर, ये समझ में आना चाहिए, इससे पहले यहां पर फाई किसका फंक्शन होगा, फाई फंक्शन होगा r थीटा फाई का, किसमें स्फेरिकल के लिए समझ में आना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज होगा किसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास फाई कैप होगा डिवाइडेड बाय r sin थीटा, कितना आ जाएगा डेल फाई बाय डेल हमारे पास कितना। अब जरा देखिए फंक्शन है फाई, ठीक है, और ये पोलर कोऑर्डिनेट का फाई कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, इसको आप कुछ अलग फाई बना लीजिएगा, ये बड़ा फाई बना लीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट का फाई को स्मॉल बना लीजिएगा। तो ग्रेडियंट ऐसे डिफाइन होगा किसमें जरा बताइए, ये होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट डिफाइन करने का तरीका है। आपको ये इक्वेशन है ध्यान में होनी चाहिए कैसे लिखी जा रही करके, ये जनरल इक्वेशन है ग्रेडियंट की, बाकी आप इससे कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। इससे सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो, सिलेंड्रिकल बनाओगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ रो कैप आएगा, यहाँ फाई कैप आएगा, यहाँ जेड कैप आएगा, यहाँ 1 रो और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ रो आएगा, यहाँ आपका फाई आएगा, यहाँ जेड आएगा, बाकी आपको कहानी पूरी पता है, ठीक। इसी तरीके से ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे डिफाइन किया जाता है इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए मतलब डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट तो समझ लिया, चलिए डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरा हमारे पास डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस इन जनरल अगर हम बात करें, हमने उसमें पढ़ा था, कार्टेशियन में पढ़ा था, लेकिन हमें ये समझ में आता है ये किसके लिए होता है, किसी वेक्टर फंक्शन के लिए होता है। वेक्टर फंक्शन को आप मान लो a1 i कैप मान लो, a2 j कैप मान लो, a3 k कैप मान लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ, जब हम ए वेक्टर डिफाइन करते हैं इन जनरल, तो यह आता है 1/h1 h2 h3, ठीक। फिर यहां से अगर हम बात करें, ये आता है आपके पास कितना डेल बाई डेल u1, और आता है हमारे पास कितना a1 h2 h3। जब पहला आता है तो यहाँ a1 तो आता ही है, h2 h3 आते हैं, ठीक है। फिर आएगा डेल बाई आपके पास डेल u2 ij k नहीं आएंगे, ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। जब दूसरा वाला लिखेंगे तो a2 तो आएगा ही, बट ये h1 h2 ये साथ साथ नहीं आते हैं। फिर जैसे ये पहला लिखा तो दूसरा और तीसरा है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जब पहला और तीसरा आ जाएगा, ठीक। फिर अगर हम जब डेल बाई डेल u3 लिखेंगे तो यहां से हमारे पास a3 तो आएगा, पहला और दूसरा आ जाएगा, तीसरा नहीं आएगा। लिखने का तरीका ये है, लिखने का तरीका ये है, ठीक। आपको मतलब थोड़ा फॉर्मेट याद होना चाहिए लिखा कैसे जा रहा करके। जैसे अगर आपसे बोल दें कार्टेशियन में, ठीक है, कार्टेशियन में कैसे लिखा जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, ऑलरेडी आप आपने लिखा भी था, और आपने मैथ्स से भी करी थी, कैलकुलेशन भी करी थी, सब आपको पुराना पता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मैं ए अगर डिफाइन कर रहा हूं कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में ऑलरेडी आपको पता है कि h1 h2 h3 की तीनों की ही वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 1 1 होती है, ये ऑलरेडी पता है। और तीसरा x y z भी ऑलरेडी पता है आपके पास, u1 u2 u3 की जगह x y z आ जाएगा। और ये भी पता है कि अब जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी सारी बातें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/h1 h2 h3, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें डेल बाय कितना आ जाएगा डेल x, ये कितना आ गया 1 1 ही आ गया, तो कितना आ जाएगा a1 आ जाएगा। फिर कितना आएगा डेल बाय कितना आ जाएगा a2 आ जाएगा। फिर कितना आएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ कितना आएगा a3। क्या यही तो आता था, नहीं आता था, बिल्कुल इसी तरीके का आता था। बस आपको ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपसे बोल दिया जाए, कभी हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात हमें जरूरत पड़ेगी जब हम लैग्रांजियन वगैरह लिख रहे होंगे कभी, ठीक है, तो डेरिवेटिव वाले डाइवर्जेंस वगैरह की बात आएगी, तो नॉर्मल सी बात है, तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे लिखे जाते हैं करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को, अगर मैं आपसे बोल देता कि किसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे लिखते, डाइवर्जेंस डिफाइन करने का वहां तरीका क्या होता, जरा समझ लेते हैं फटक से। देखिए
डायवर्जेंस अगर मैं यहाँ वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या है करके, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है जरा बोलो, ये आती है 1 आर आर साइन थीटा। ये बात समझ में आई। तो अगर हम बात करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर आपके पास H1 H2 H3, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। फिर अगर हम यहां अगर लिखें तो डेल बाय डेल आर आ जाएगा, क्योंकि U1 पता ना आपके पास, U1 U2 U3 क्या होते हैं, आर थीटा और फाइव। A1 तो A1 ही आएगा क्योंकि वेक्टर है, ये समझ में आता है, ठीक है। S2 S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो, S2 और S3 कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर कितना आएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा भाई डेल बाय ऊपर डेल थीटा आएगा, क्योंकि ये हमारे लिखा है A2 हमारे पास क्या है, A2 तो A2 होगा, जो भी होगा वो वेक्टर से लिख दिया जाएगा। S1 और S3 की वैल्यू, S1 और S3 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आर साइन थीटा, यानी कि आपके पास आर साइन थीटा आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। फिर क्या लिखेंगे डेल बाय डेल फाइव, लिखने का तरीका आपके पास क्या आएगा जरा बोलो, फिर हमारे क्या आएगा A3 और यहां से क्या आएगा A1 और A2 कर लिखेंगे तो आर। देखो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये इक्वेशन नहीं पूछा जाएगा, मैं सिर्फ आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि इक्वेशन है लिखी कैसे जा रही, बस हो गया, ठीक है। ये लिखने का ये फॉर्मूला है, अप्लाई करना है ऐसे, बस मैं आपको ये बता रहा हूं, सिर्फ ये ध्यान में रखना, ठीक है। अप्लाई करके ही होगा। अब जो भी वेक्टर गिवन होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए इसी तरीके से हम आपको बाकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, इसी से आइडिया लेकर के। नेक्स्ट कर्ल अगर हम बात करें तो कर्ल भी इन जनरल हम डिफाइन कर देते हैं, कर्ल भी कैसे डिफाइन किया जाता है तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इन जनरल अगर हम बात करें तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ल कर्ल ऑलरेडी आपको बताइए किसके लिए डिफाइन होता है, वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। वेक्टर फंक्शन हमारे पास A1 i कैप है, A2 j कैप है, A3 k कैप है, और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आता है, ठीक है। ये हमारे पास जरा देखिए कैसे हम लेके आते हैं कर्ल के लिए। अगर हम बात करें तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर जो डिफाइन होता है, इसकी आपके पास हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और डिटरमिनेंट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां आता है 1 ओवर वही H1 S2 S3, सबसे पहले क्या आता है 1 ओवर H1 S2 S3, ठीक है। और ये आपको थोड़ा कम दिख रहे होंगे, इसको सही से लिख लेता हूं मैं, S1 S2 S3, ठीक। यहां आता फिर H1 E1 कैप आता है, फिर यहाँ याद है I J K लिखते तो वही आपके पास है, लेकिन आपका H1 S2 S3 आएंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये ऑलरेडी आपको पता है E2 कैप, फिर क्या आएगा S3 E3 कैप आएगा, ठीक। फिर अगर हम बात करें यहाँ कितना आएगा डेल बाय डेल एक्स लिखते थे, यानी कि डेल बाय कितना आएगा डेल U1, फिर क्या आएगा डेल बाय डेल U2, फिर क्या आएगा डेल बाय डेल U3, ठीक। यहाँ तो आपके पास A1 H1 आता है, A2 S2 आता है, यहाँ A3 S3 आता है, और ये पूरा लिखने के बाद हमारा कर्ल क्या हो जाता है डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ क्या लिखते थे, S1 S2 S3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, I J K आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और यहाँ जो भी वेक्टर है इसको कोऑर्डिनेट लिख देते थे। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर कहानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे डिफाइन होता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसी को स्फेरिकल में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप मैं स्फेरिकल के लिए डिफाइन करने लग गया हूं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कैसा फॉर्मूला आएगा समझने की कोशिश करिएगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए मैं जब कर्ल डिफाइन करूंगा, ऑलरेडी आपको पता है कि वैल्यू क्या है, H1 S2 S3 की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो ऑलरेडी आपको पता है कि 1 आर आर साइन थीटा है, और जब हम इनको H1 S2 से S3 यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा आर, और यहाँ कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक। यहाँ जाएगा आपके पास कितना डेल बाय डेल आर, यहाँ जाएगा डेल बाय डेल थीटा, और यहाँ आ जाएगा डेल बाय डेल फाइव। यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका A1 तो आएगा आएगा वेक्टर का, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा आर, और यहाँ जाएगा आर साइन थीटा, बस। बाकी जो A1 A2 वेक्टर के गिवन होंगे उसको लेते हुए और पूरा क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, बस। लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये होगा, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ऐसे डिफाइन होता है, ये ध्यान में रखना। कार्टेशियन में आपको पता है, कार्टेशियन में आपने कर्ल भी रखा है, ठीक है। और जब आपने एमएससी करी तो नॉर्मल सी बात है, उस समय आपने ये तो थोड़ा बहुत देखे तो होंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो देखे होंगे।
आइडिया तो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ देखा था करके। ठीक है, एक और हमारा लास्ट फंक्शन विच इज लाप्लासियन, बस उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक ठीक है, बाकी सिलेंड्रिकल को भी लिख सकते हो आप इसी तरीके से फॉर्मेट में, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक हमारे पास लास्ट एक और बच चुका है, लाप्लासियन ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है करके। हमने ग्रेडियंट देख लिया, हमने डाइवर्जेंस देख लिया, हमने कर्ल देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, हमारा फोर्थ ऑपरेटर आपके पास, विच इज आपके पास क्या था बोलो, लाप्लासियन। लाप्लासियन कैसे लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट, और उसमें तो आपको बताइए कैसे लिखा जाता है करके। ठीक है, सिलेंडर उसमें किसमें, कार्टेशियन में। वैसे इसमें कैसे लिखा जाएगा इसको समझ लेना है, इन जनरल कैसे लिखना है करके। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास अगर हमारे पहली बार किसके लिए डिफाइन होता है, ऑलरेडी आपको पता है किसी स्केलर फंक्शन के लिए बात होगी, समझ में आता नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हमें डेल स्क्वायर डिफाइन करना था, और वो डेल स्क्वायर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो किसके लिए डिफाइन करेंगे, स्केलर फंक्शन के लिए। समझ में आई बात, किसके लिए, स्केलर फंक्शन के लिए, कुछ भी हो सकता है, समझ में आता है। तो जब हम स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाइव, क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाइव। डेल स्क्वायर फाइव होता है आपके पास 1/h1h2h3, 1/h1h2h3। फिर हमारे पास आता है डेल बाई डेल u1। जब हम बात करते हैं पहले वाले टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आता है h2h3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है आपके पास क्या, h1, नीचे क्या आता है h1 इंटू, फिर क्या आता है ब्रैकेट डेल बाई आपके पास डेल बाय डेल u1 ऑफ 5, ऐसे कुछ लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है फॉर्मेट कुछ। फिर हम जब दूसरा लिखेंगे ना, डेल बाय डेल u2 लिखेंगे, तो उसमें जैसे हमने u लिखा ना, u1 लिखा तो h2h3 आया, जब 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, h1h3। ठीक है, और आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, जरा बोलो, h2 नीचे आ जाएगा। फिर क्या आएगा, डेल बाई डेल 5 बाई डेल u2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम तीसरा लिखेंगे डेल बाय डेल u3, तो कितना आ जाएगा, अभी जब हमने 2 लिखा था तो h1h3 था, तो 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, h1h2। ठीक है, वो नहीं आएगा, मतलब ये समझ में आता है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, h3, और कितना आएगा, डेल 5 बाय कितना आएगा, डेल u3। ये लिखने का तरीका होगा, ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मेट क्या है, जब u1 लिख रहे हैं तो नॉर्मल से h2h3 ऊपर आना है, h1 नीचे आएगा। ठीक है, और आपके पास डेल 5 बाय डेल ई आ जाएगा। जैसे कार्टेशियन में आप ये तो लिखते थे, क्या लिखते थे जरा देखो, कार्टेशियन के लिए क्या लिखते थे, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। कार्टेशियन के लिए आप h1 h2 h3 को क्या कर दीजिए, h3 को क्या कर दीजिए, 1 1 1 कर दीजिए। ठीक, फंक्शन तो 5 कुछ ना कुछ है, और u1 u2 ऑलरेडी बताइए, u1 u2 u3 क्या लिखने करके, इनको लिखोगे आप x y z। ठीक है, बोलिए क्या आएगा, डेल स्क्वायर 5 डिफाइन करो। डेल स्क्वायर 5 जब आप डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहां से हमें इक्वेशन देखने को मिलेगी 1/h1 h2 h3, कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा, ये तो कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा सब 1, तो कितना आ जाएगा, फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या आएगा, 5 आएगा। फिर कितना आएगा, इसी को आप कुछ लिखते थे, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा, डेल बाई डेल वाई, डेल 5 बाई डेल वाई आ जाएगा। ठीक, फिर कितना आएगा, डेल बाई डेल जेड, फिर आपका डेल 5 बाई क्या आएगा, डेल जेड। तो आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से डेल स्क्वायर 5 डिफाइन करते थे, क्या होता था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। और जब इसी को हम बोलते थे लाप्लासियन ऑपरेटर, इसी को हम क्या बोलते थे, लाप्लासियन ऑपरेटर। जनरल फॉर्म ये है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लिख सकते हो जो हमने पढ़ रखे हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, पोलर, ठीक है, उनमें से किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना, इतने बड़े फॉर्मूले मैं कैसे करूंगा करके, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं करके। ठीक है, कभी कभी यूज करना पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई, बताओ तो, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी न किसी फंक्शन में इंक्लूड होते हुए आएगा।
ठीक है, मतलब जैसे आपको मतलब ये आइडिया होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कई बार हमें आपके पास जो फाई है वो आर के टर्म में, तो ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, जो फाई है वो आर के साथ, तो फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर देगा। मैंने क्या बोला, फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर देगा आपको। डेल स्क्वायर आपके पास क्या निकालने के लिए बोलेगा, फाई। तो उस समय ये टर्म और ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये टर्म वेरिएबल होगा। उस समय डेल स्क्वायर फाई जो है आपको निकालने में हेल्प करेगा। समझ में आई बात? मैंने कहा ना कई बार आपको डेल स्क्वायर फाई निकालने के लिए आपके पास आएगा, और फाई एज ए फंक्शन ऑफ आर होगा, थीटा और फाई नहीं होंगे। उस कंडीशन में हमको ये समझ में आता है भाई हमारे पास ये टर्म तो होगा, लेकिन ये टर्म जीरो हो जाएंगे, तो हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका तो बताओ पहले, लिखा कैसे जा रहा करके। ठीक है, अभी मैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होगा, क्लासिकल में यूज होगा, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, वो कहां पर आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पहले वो डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है करके। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने ये पहले पीछे मैथमेटिकल वाले पोर्शन में देख रखे हैं, मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट नंबर तो ऑलरेडी आपको बताइए 18 है करके। ठीक है, तो होने को तो हमें आपके पास 18 नंबर में पढ़ना चाहिए, लेकिन 18 में पढ़ेंगे तो होगा कैसे। तो पहले आइडिया आ जाना चाहिए कि ये चीजें हैं मैथ्स में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा। फिर उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट एंडिंग पर होगा। कौन सा पोर्शन, वेक्टर। जब हम जैसे हम थ्योरम डिस्कस कर लेंगे, कौन सी, गॉस हो गया, स्टोक्स हो गया, ग्रीन हो गया, इन तीन थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हमारा ये पोर्शन कैसे होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपको इसका हो गया मैट्रिक्स को कंबाइन करते हुए एक असाइनमेंट मिलेगा। अभी तक एक वेक्टर का एक नॉर्मल सा असाइनमेंट मिला होगा, फिर एक वेक्टर और वेक्टर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, दोनों को कंबाइन करते हुए एक असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। तो हमारे पास यहाँ मेनली तीन तरीके के इंटीग्रेशन है। ठीक है, तीन तरीके के इंटीग्रल है। एक है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, एक है लाइन इंटीग्रल, दूसरा है सरफेस इंटीग्रल। देखो, मैं ये भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, उस इनके डायरेक्टली उस पर भी जा सकता हूँ, मतलब मैं सीधे गॉस और स्टोक्स पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आप थोड़ा थोड़ा चाह रहा हूँ कि आप इंटीग्रल की मीनिंग जान लो, और इंटीग्रल कैसे कैसे करने ये जान लो, बाकी आप खुद उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक से मैं सारी बातें आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो लाइन इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया, और आपके पास तीसरा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। हमारे पास तीन तरीके के इंटीग्रल है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, तो उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल, फिर उसके बाद हमारे आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, तीन के तीन। तो सबसे पहले हम आपके पास डिस्कस करते हैं लाइन इंटीग्रल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा, सपोज के लिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक, और ए टू बी सपोज के लिए एक लाइन है, ए टू बी हमारे पास सपोज के लिए क्या है, एक लाइन। और इस लाइन पे सपोज के लिए हमारे पास सपोज के लिए एक वेक्टर फंक्शन है, ये क्या जरूर सपोज के लिए एक वेक्टर फंक्शन है। देखो, अब क्या हो सकता है ना, आप कहोगे सर वेक्टर फंक्शन है, कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्या हो रहा करके। ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल है जो ए से बी तक जा रहा है, और ले जाने के लिए आपको पता है कि एक फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स लग रहा है ना, वो ये है। समझ में आ रहा है, ए से बी तक किसी पार्टिकल को लेके, और जिसको ए से बी ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसमें पाथ का लॉन्ग जा रहा हो। तो ये जो वेक्टर फंक्शन मैं कह रहा हूं आपको, वो फोर्स है किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल पर। समझ में आई बात? तो अगर सपोज के लिए इसको मैंने क्या बोल दिया, जरा बोलो, ए वेक्टर। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या, हमें लाइन इंटीग्रल मतलब हमें ये देखना होता है कि इसका इसके अलाउंग जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका इस लाइन के अलाउंग जब इंटीग्रेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। किसी भी वेक्टर फंक्शन का किसी कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेशन किया जाता है, उसी को बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। जैसे अगर ये फोर्स होता है, और अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वाली अगर इक्वेशन है, ये मेरा अगर मैं यहां से यहां तक अगर जा रहा हूं, तो मैं क्या करता ना, इसका इसके अलोंग, इसके डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आपको इंटीग्रेशन करता, जिस जिस कर्व के अलोंग डिस्प्लेस कर रहा है। और जब मैं करता तो नॉर्मल सी बात, मुझे पता चल जाता वर्क डन कितना आ रहा करके, मुझे पता चल जाता वर्क डन कितना आ रहा करके। तो इस तरीके से आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की जाती हैं, इस तरीके से लाइन का इंटीग्रल डिफाइन किया जाता है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, बड़ी सिंपल सी लाइन इंटीग्रल की मैंने बताया, इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ
लाइन और कर्व इज कॉल्ड क्या, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर along the line or curve is defined as is defined as is defined as line integration, line integral, ठीक ये। अच्छा, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने क्या बोला, इस लाइन की डायरेक्शन क्या कैसे पता चलेगा, इस पे एक टेंजेंट प्लॉट करनी पड़ेगी। ये हमारे टेंजेंट प्लॉट कर दी, ये हमारे पास सपोज के लिए कोई आपके पास पॉइंट पी है, इसमें हमने क्या टेंजेंट क्या प्लॉट कर दिया, जरा बोलो, टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए, इसके अलोंग करना ना, इसके कर्व के अलोंग, तो मुझे एक टेंजेंट पता तो होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन क्या है करके, तो इसके अलोंग हम क्या कर देते हैं, जरा बोलो, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे तो नॉर्मल सी बात क्या आएगा, जरा बोलो क्या आएगा, ए डायरेक्शन किसकी आएगी, जरा बोलो, डायरेक्शन इसका लॉन्ग कंपोनेंट लेना, तो इसके इस वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे, पी आपके पास ये जो वेक्टर है आपके पास क्या है, जरा बोलो, ये इसके डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट ले लिया, इनटू क्या कर देंगे, जरा बोलो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, डीएल, तो मैंने डीएल लिख दिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यह है इसका लॉन्ग कंपोनेंट दिया, ए वेक्टर डॉट आपके पास पीटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में लेना है, डॉट डीएल, यही आपके पास जो हमने डिफाइन किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, इसी को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। यही हमारे पास क्या, जरा बोलो, लाइन इंटीग्रल है, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, इसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट आपके पास पीटी आपके पास डीएल, अगर मैं करूंगा तो नॉर्मल सी बात है, डीएल ये है और इसके डायरेक्शन, डीएल के डायरेक्शन क्या, जरा बोलो, पीटी कैप है, तो ये क्या बन जाएगा, डीएल वेक्टर बन जाएगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिख सकते हैं आपके पास इंटीग्रेशन ए डॉट डीएल, ऐसे कुछ बन जाएगा, ए डॉट डीएल। तो हमारे पास ये जो बन रहा है इसी को बोला जाता है लाइन इंटीग्रल, इसी को बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। किसी भी वेक्टर फंक्शन का किसी कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेशन किया जाता है उसी को बोला जाता है लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा मैंने आपसे बोला ना, अगर मैं इस ए की जगह में अगर आपका क्या रख दूं, एफ रख दूं, तो इस समय आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जरा बोलो, अगर हम ये रख दें, क्या ये क्या है, फोर्स है, तो अगर इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट कितना आ जाएगा, डीएल, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा बोलो, इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आपको ये वेक्टर क्या है करके, ये वेक्टर क्या है करके। अगर यहाँ पर ई डॉट डी आर करोगे तो फिर ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा, फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। तो अभी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये समझ में आता है आपका क्या, अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वर्क डन। तो वर्क डन से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर बेस्ड, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बहुत ही सिंपल सी आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ अ फोर्स एफ I cap plus 2j cap act on a particle and displace it 0 0 2 आपके पास 1,2, कहां डिस्प्लेस किया है, 0 0 से 1,2, देन फाइंड द वर्क डन। इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना करना पड़ा ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, वर्क डन के लिए भी हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है, नॉर्मल सी बात है, एफ डॉट क्या कर देंगे, जरा बोलो, डीएल, यही कर देंगे। तो कैसे निकाल से कहां तक जाना है, 0 0 से आपके पास 1,2 में जाना है, कहां जाना है, 0 0 से 1,2। तो नॉर्मल, अब ये मत करना, ये लाइन है, लाइन में भी हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में तो होगा, कहीं नहीं तो होगी, तो कहीं से कहीं 0 0 से जा रहे हैं 1,2 में जा रहे हैं, ऐसा ये ध्यान मत रखना कि वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा करके, बोलिए। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है, यहां से कितना आ जाएगा, ये 0,0 से ये 1,2 है, और फोर्स की वैल्यू क्या, जरा बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप, और ये पार्टिकल आपके पास एक्स और तुम्हें बताइए एक्स और वाई दे रखे हैं, इनके 2 डायमेंशन में है, तो 2 डायमेंशन में आपके पास डी लेंथ एलिमेंट लिख सकते हैं, लेंथ एलिमेंट क्या था आपको याद आ रहा है, dx आई कैप dy j कैप। अब धीरे धीरे यूज आने लग जाएंगे ऐसे करके, याद है 2x, ये dl वेक्टर मतलब क्या है, समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट,
ये टू हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका क्या होता है, dx i कैप dy j कैप। मैं dz भी लिखूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, लेकिन आपको पता है वो हट ही जाना है, वो हट ही जाना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 0 0 से आपके पास 1,2, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा dx कितना आ जाएगा 2 dy, यही आएगा। z वाला कितना हो जाएगा 0, इसलिए नहीं लिखा था। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना आएगा 0 0 से 1,2। तो वर्क डन कितना आ गया हमारा, वर्क डन अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वर्क डन का हमें आपको रिलेशन क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1, तो 1 की जगह 1 रख दो, y की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 रख दो, तो वर्क डन हमारे पास आ रहा 5 जूल। वर्क डन कितना आ रहा 5 जूल। काम इस तरीके से करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 4 और प्लस 1 5, तो वर्क डन कितना आ गया 5 जूल, ऐसे कुछ, ठीक। दूसरा लिखिए, दूसरा इंटीग्रल हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, दूसरा हमारे पास क्या जरा बोलो, सरफेस इंटीग्रल। देखिए दूसरा हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल, दूसरा हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या अगर हम बात करें तो हमने कहा भी हमारे पास सपोज के लिए एक सरफेस है, इस तरीके की सरफेस कैसी भी हो सकती है, हमने कोई रैंडम सरफेस बना दी, ठीक है। इस सरफेस का ऑलरेडी आपको पता है सपोज के लिए एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा ना इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पास हो रहा है, हम बोलते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से पास होती है तो हम उसको फ्लक्स बोलते हैं करके। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जो इस सरफेस से पास हो रहा है, समझ में आई बात। अच्छा, इस कर्व का अगर हम बात करें तो इस प्लेन के अगर बारे में बात करें तो इस प्लेन का जो वेक्टर होगा, ठीक है, इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी जरा बोलो, इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक। ऑलरेडी आप जानते हो प्लेन पर काम करने के लिए प्लेन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इन एन कैप है, ये क्या जरा बोलो एन कैप, इनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, समझ में आता है। जब मैं क्या करूंगा ना, इस एरिया का इसके इस ये जो एरिया जो कह रहा हूं, इस ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का इस कर्व इस प्लेन के डायरेक्शन में जब इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे इससे पहले कैसे क्या करा था, लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन किया था, वैसे क्या करूंगा, इस वेक्टर का इस प्लेन के डायरेक्शन में जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा उसी को क्या बोला जाता है जरा बोलो, सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है। बात समझे, ये आपके पास इस वेक्टर का इस सरफेस के डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे, और जहां पर हम पहले काम कैसे करते हैं, छोटे से रीजन पे करते हैं, और ये जो छोटे से रीजन पे जिस पे काम किया होगा उसको मैंने क्या बोल दिया जरा बोलो, ds बोल दिया। ये क्या है, सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, सरफेस एलिमेंट है जिसपे मैंने काम करना स्टार्ट किया, फिर बाद में क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे छोटी सी लेंथ पे किया था इससे पहले। तो अगर हम बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, लिख देना डिफाइंड एज, ठीक है, इसमें इट इज डिफाइंड एज लिखना कंपोनेंट, ठीक है, इसमें लिखना इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर along the direction of plane surface, ठीक है, सरफेस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एट इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, प्लेन जरूरी नहीं है, कैसी भी सरफेस हो सकती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो क्या सरफेस के डायरेक्शन का अलोंग हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला, ए वेक्टर डॉट एन कैप, डायरेक्शन तो यही हुई, इसके अलोंग कंपोनेंट तो यही आएगा, इसके एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इनटू क्या है, किस पे करा है, छोटे से रीजन के लिए करा तो इसको ds लिख दिया, ठीक, इंटीग्रल कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, सरफेस इंटीग्रल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल, लिख देना आपके पास सरफेस इंटीग्रल करके, ऐसा ही, ठीक। तो सरफेस इंटीग्रल कितना आएगा, देखो इसको मैंने लिख दिया, ए वेक्टर ऐसी रहा, एन कैप डॉट ds, देखो ds इसका मैग्नीट्यूड हो गया,
ठीक है, इसका ds क्या होगा मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी n कैप, इस वाले सरफेस की, सबकी डायरेक्शन पूरे इस प्लेन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो कैसे लिखा जाएगा, ds इंटू n कैप अगर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा जरा बोलो, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या बन जाएगा, वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा जरा बोलो, जब मैं सरफेस इंटीग्रल डिफाइन करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a वेक्टर डॉट क्या बन जाएगा जरा बोलो, ds, ये क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रल, ये क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रल, इसी को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल, इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको इसके अगर मैं बताऊं बारे में बताऊं तो नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने बहुत जगह इसके एग्जांपल दे रखे, जैसे ई ए वेक्टर को मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, तो अगर आप सरफेस इंटीग्रल इस समय अगर आप देखोगे ना, तो क्या बन जाएगा, ई डॉट क्या बन जाएगा, डीएस बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और ई डॉट डीएस क्या होता है आपको पता है, क्या होता है जरा बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड कितना फ्लो हो रहा है करके, जब फील्ड फ्लो होता है तो उसका कितना फ्लो हो रहा है देखने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे अगर मैं इसकी जगह अगर बी कर देता, मान लो ए वेक्टर को अगर बी कर देता, तब उस कंडीशन में क्या आ जाता है, सरफेस इंटीग्रल, उस कंडीशन में क्या आता है, बी डॉट डीएस आता, और बी डॉट डीएस आता तो इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फाई बी, इसका ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। और वही है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है करके, मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड फाई बी। तो आपको समझ में आ गया होगा सरफेस इंटीग्रल इन जनरल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है जरा बोलो, फ्लक्स। इट रिप्रेजेंट फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बोलो, फिजिकली रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बोलो, फ्लो ऑफ फील्ड, दैट इज करके लिख देना आपके पास क्या, फ्लक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, कौन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तीसरा हमारे पास क्या है जरा बोलो, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तीसरा हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। वॉल्यूम इंटीग्रल नॉर्मल सी बात है, ठीक है, हमारे पास सपोज के लिए कोई आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, वी। ठीक, तो इन जनरल हम क्या देखने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर सरफेस अगर क्लोज है, उस सरफेस के अंदर कितना फील्ड कंटेन है, ठीक है, कितना फील्ड आपके पास है करके, उस चीज को मेजरमेंट किससे किया जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल से किया जाता है। इन जनरल आपके पास अगर हम डिफाइन करें तो सपोज के लिए हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है, सपोज के लिए ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोलो कोई वेक्टर फंक्शन है, किसमें, इस ये जो हमने आपका सरफेस कंसिडर कर रखी है वी वॉल्यूम की, इसमें सपोज के लिए कोई वेक्टर फंक्शन कितना है जरा बोलो, ए वेक्टर, और ये किसी आपके पास वॉल्यूम, ये कैसा है, पहले एक स्मॉल सरफेस हमने कंसिडर करी जिसका वॉल्यूम कितना है जरा बोलो, डीवी, सरफेस कितना है, डीएस। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता नॉर्मल वेक्टर प्लॉट करते हैं, ऐसा नहीं करते ना, हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हैं। लाइन के लिए, कर्व के लिए डायरेक्शन होती है, वॉल्यूम के लिए हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हैं, समझ में नहीं आई बात। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे, इस वेक्टर का इस पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करेंगे, इस वेक्टर का जब इस पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेशन किया जाता है, इसी को बोला जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। कहने का मतलब क्या, ए डॉट हम डायरेक्टली डीवी कर देंगे, यही जो क्वांटिटी बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी को क्या बोला जाता है जरा बोलो, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो क्वांटिटी बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं आता, ऑलरेडी आपको बहुत समझ में आता है। तो आपके पास ये जो क्वांटिटी बनी ए इंटू डीवी, इसी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, इट रिप्रेजेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड contained by बॉडी या सरफेस, लिख देना जो भी आप लिखना चाहो, सरफेस। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। तो ये आपके पास इसका मीनिंग है।
क्या रिप्रेजेंट करता है करके। तो ये तो हमने बेसिक सी बातें हमने समझ ली हैं। उसके बाद अब इसमें थ्योरम्स आती हैं, थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। एक थ्योरम को डिस्कस सारी लेते हैं, कौन सी, गॉस को, ठीक है। थ्योरम के प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रूफ अगर आपको करना है तो नॉर्मल सी बात, आप पुरानी कोई बुक्स देखिए, जो आपके बुक्स पढ़े उनमें थ्योरम के प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ आप करिए, ठीक है। हमें प्रूफ से लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना थोड़ी आने वाला है, वहां तो एप्लीकेशन आने वाली है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या, स्टेटमेंट क्या है और कैसे यूज करना है, बस ये दो बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास इसमें लिख देना थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा, लिख देना आपके पास क्या, थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट लिखना थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा। और क्या क्या थ्योरम आएंगे ये भी ऑलरेडी आपको पता ही है। मेनली हम यहाँ पर आपके पास किसको डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, ठीक है, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे ग्रीन थ्योरम को, ठीक है। और ये भी पता आपको कि जो ग्रीन थ्योरम के यहां से हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तो इसका एक इसका आप ऐसा समझिए इसके स्पेशल केस होता है, और एक इसका स्पेशल केस होता है। दो आपके पास स्टेटमेंट आते हैं ग्रीन थ्योरम में, और एक वो स्टोक्स थ्योरम से निकलती है और आपके पास एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकलती है। दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे क्या है करके, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं फिर पहला एटलीस्ट एक थ्योरम तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कर ली जाए, कौन सी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो पहला हमारे पास इसमें लिखिएगा आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पहले हमारे पास जो थ्योरम है कौन सी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अगर हम बारे में बात करें तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या कहती है, पहली बात ये एक ऐसी थ्योरम है जो हमें आपके पास क्या करने की कोशिश करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हेल्प करने में मदद करती है, ठीक है। क्या करती है, किस में कन्वर्ट करने में, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं जरा बोलिए, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वॉल्यूम अगर हमारे पास इंटीग्रल है, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। किसमें, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें लिख देना इट कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आप कहोगे सर ये कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, कन्वर्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर आप सरफेस इंटीग्रल में कैलकुलेशन करोगे तो आपको मैथ्स ज्यादा करनी पड़ेगी, वॉल्यूम इंटीग्रल में मैथ्स आसान हो जाती है। कई बार वॉल्यूम इंटीग्रल में आपके पास मैथ्स डिफिकल्ट होगी, सरफेस इंटीग्रल में कैलकुलेशन आसान होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम जैसा हमको सही लगता है वैसा कर लेते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा जो आपके पास जो आपका समय पर क्वेश्चन बनेगा उसमें सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है कि 200 है, पुराना वाले पूरा का पैटर्न है। तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा कि जैसा हम एमएससी के टाइम पर करते थे या ग्रेजुएशन के टाइम पे करते थे कि बहुत बड़े बड़े हम प्रूफ करते थे, वो नहीं आने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो वो नहीं आएंगे, मुझे जहां तक लगता है जो बन सकते हैं, जो एक पॉसिबल टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उनको हम देखेंगे भी। तो इट कन्वर्ट हमारे पास क्या जरा बोलो, पहली बार वॉल्यूम इंटीग्रल इट कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। कैसे कन्वर्ट करेगा इस चीज को भी हम समझ लेंगे। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए क्या स्टेटमेंट है। ये कहता है अगर हमारे पास सपोज के लिए कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस का अगर आपके पास ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है जरा समझना, ये तो इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू डी, ठीक। कहां पर डॉट प्रोडक्ट है, कहां पर नहीं है, कहां पर डॉट का साइन है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए डॉट डी एस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आपका ए इंटू डीवी, ठीक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे,
डबल आपका इंटीग्रेशन करके, ठीक है, ए डॉट डी एस ऐसे, और इसी को 3 बार इंटीग्रेट, वॉल्यूम का मतलब 3 बार इंटीग्रेशन होता है, ऐसे करके डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डीवी। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहने का मतलब इसको 3 बार और इसको 2 बार, ठीक। अब काम करते हैं, काम क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ 2-4 एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? इफ आर इज पोजिशन वेक्टर, if r vector is position vector if r is position vector of any, लिखा इसमें लिखना, of any point, ठीक है। if r is position vector of any point on a surface, on a surface on a surface s that enclose the volume, enclose the volume v, that includes the volume v, then find, then find, क्वेश्चन है सरफेस इंटीग्रल एस आर डॉट डी एस, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है 2b, तीसरा ऑप्शन है 3b, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4b। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना क्या होगा करके, आप उसको सॉल्व करिए, मैं आ रहा हूँ।
मिनट, अब आ रही साउंड नहीं आ रही है? चेक करके बताना। साउंड आ रही है? साउंड ओके ठीक है। तो मैंने ये बोला कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर होता है 3, तो डीवी आ गया, 3 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना आ गया? 3v, जो कि बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ लिखना, क्वेश्चन लिखना, इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड के कैप, एक वेक्टर हमारे पास, ठीक है, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, वेर ए बी सी आर constant, then find क्या निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ए डॉट डी एस, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक दिन आपका वेर सरफेस क्या है? वेर एस इज द सरफेस, वेर एस इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फेयर। तो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, क्या क्या ऑप्शन है जरा समझिए। पहला हमारा ऑप्शन है 4π/3 a प्लस बी प्लस सी ऑफ क्यूब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 4π/3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 4π/3 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास, चौथा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी। चलिए बताइए क्या आएगा? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी हमारे 4 ऑप्शन है। आई होप ऑप्शन अब दिख रहे होंगे। चलिए बोलिए क्या करेंगे। आपसे इसमें बोला ना ए डॉट डी एस निकालने के लिए बोला, और आपके पास क्या बोला है? एस क्या सरफेस है ऑफ यूनिट स्क्वायर। फिर से मैं वही कहूंगा कि आपसे इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो आसान हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? डीवी। जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का आप डिफाइन करोगे, कितना आ जाएगा? यहां से जरा बोलो। ये आएगा आई डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। फिर कितना आएगा आपके पास? जे डेल बाय डेल वाई, और आपके पास के डेल बाय डेल जेड, ठीक। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और आपके पास अच्छा बी जेड बी वाई, और आपके पास कितना आ जाएगा? सी जेड जे कैप के कैप, ठीक। अच्छा जरा देखो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स आएगा, ए एक्स एक्स का एक्स के टर्म में कितना हो जाएगा? 1, तो कितना आ जाएगा? ए। फिर कितना आएगा? वो वाई के वाई वाले वैसे होगा, वाई वाई का 1 हो जाएगा, कितना आएगा? बी। फिर कितना आ जाएगा? सी। यही आएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऑफ कितना आएगा? डीवी आएगा, यही आएगा। ए प्लस बी प्लस सी डीवी आएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है, तो इनको कहां लिख लेना चाहिए? हमको बाहर लिख लेना चाहिए। तो यहां से अगर आप इसको ए प्लस बी प्लस सी को अगर बाहर लिखोगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हमसे बोला कि आपके पास ये एक स्फेयर है जिसका आपके पास यूनिट स्फेयर है। यूनिट स्फेयर मतलब जिसकी रेडियस कितनी है? 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह में क्या लेना पड़ेगा? 1, क्योंकि स्फेयर कैसा है? यूनिट है। तो यहां से हमारे पास अगर हम इसको देखेंगे तो कितना आएगा? ये आंसर ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 4/3 पाई, बस हो गया खत्म। आर की जगह कितना रख दोगे? 1, क्योंकि स्फेयर कैसा है? यूनिट। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4/3 पाई ए बी सी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। शायद आप लोगों ने भी आंसर दिया, हाँ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट 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 3x आई कैप प्लस 2y जे कैप 2y जे कैप ये है, ठीक है, डॉट डी ए, ठीक है, डॉट डी ए वेक्टर। क्या कह रहा है, वेर एस इज द स्फेयर, ठीक है, एस इज द स्फेयर, ठीक है, एस ये है स्फेयर, एस इज द स्फेयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। ये तरीके स्फेयर की इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। कैसे करेंगे जरा बताइए, तो बेसिक से क्वेश्चन है। फिर से वही मैं कहूंगा कि ऑप्शन आपको दे देता हूँ। यह जगह पहले 100 आपके पास पाई, दूसरा आ रहा है आपके पास 180 पाई, तीसरा ऑप्शन आ रहा है 160 पाई और चौथा ऑप्शन आ रहा है आपके पास 120 पाई। ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर वही बात आ गई कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 3x आई कैप प्लस 2y जे कैप को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो कितना आ जाएगा, डी ए वेक्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ऑलरेडी हमें समझ में आता है, तो ए करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जो भी था हमारा एस वेक्टर जो भी था, तो यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से मैं आपके पास बी डाइवर्जेंस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा 3x, कितना आएगा डेल बाई डेल वाई और कितना आ जाएगा 2y। अब डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको बताइए आइडिया कैसे होना है करके, इंटू कितना आएगा डीवी, ठीक। तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा v ऑफ कितना आ जाएगा 5 dv। तो 5 को अगर हमें ये समझ में आता है, यहाँ से अगर हम बात करें, इसे इधर कर लेते हैं, इसको इधर, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 को बाहर लिख लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा dv। अब v क्या है, देखो आपके पास वॉल्यूम किसका निकालना है, ये आएगा वॉल्यूम v आएगा, इंटीग्रेशन अगर करोगे तो 5 × v आएगा, v किसका आएगा स्फेयर का, कि 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। तो 5 4/3 पाई, लेकिन r की जगह आपके पास इसका रेडियस किसको, ये क्या आएगा जरा बोलो, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से अगर इसका क्यूब करोगे तो कितना 3 का क्यूब करोगे, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 आएगा, कितना हो गया 20 पाई इंटू कितना आएगा 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 पाई, यह आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा आंसर। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 180 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 180 पाई, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम हम कर सकते हैं इसमें, उसको भी कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, तो कितना आएगा यहां से जरा देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, ये एक वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, डी ए वेक्टर वेर इसमें लिखना एस, वेर एस इज द बाउंड्री, एस इज द बाउंड्री, वेर एस इज द बाउंड्री of the cube, S is the boundary of the cube defined by x -1 से 1 है, y भी -1 से 1 है, और अगर मैं बात करूं z, ठीक है, एंड z है आपके पास 0 से 2, 0 से कितना है 2, ठीक है। फाइंड हमसे बोला क्या निकालने के लिए, फाइंड हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है फाइंड इंटीग्रेशन, अच्छा वो ऑलरेडी बोल दिया, वो तो ऊपर ही बोल दिया, ठीक है। चलिए,
ऑप्शन हमको दे रखे हैं आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है लिख लीजिए। पहला ऑप्शन हमारे पास 10, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आपके पास 6, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 8, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास 0। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा देखिए, इसमें फिर वही करेंगे, नॉर्मल सी बात है, हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें, हमने ये इक्वेशन देखिए, वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड आपके पास के कैप इंटू डी ए वैक्टर, क्या है डी ए वैक्टर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप और कितना आ जाएगा एक्स जेड के कैप इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो, यहां से आ जाएगा डीवी, कितना आ जाएगा डीवी। अब मैं जैसे ही कन्वर्ट करूंगा ना तो ये समझ में आता है, देखो डेल बाय डेल एक्स ये आएगा, डेल बाय डेल एक्स अगर आएगा तो ये तो वाई और जेड का फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा ना, तो कौन सा आएगा फिर, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, डेल बाय ऑफ वाई कितना आ जाएगा, वाई क्यूब का क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर आएगा, वो कितना आ जाएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स जेड आएगा, तो कितना आएगा सिर्फ एक्स। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं कितना आ जाएगा डीवी, कितना आएगा ये डीवी, ठीक है। तो अब लेकिन डीवी क्या होगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं dx dy और dz। मैंने बोला ना ये x और y आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं dx dy dz। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था उसमें जो वॉल्यूम एलिमेंट लिखा जा रहा था वो था dx dy dz, ठीक है। अभी शोर थोड़ा बहुत वो शादियां वगैरह चल रही हैं तो शोर हो रहा होगा, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा बहुत कॉपरेट बनाए रखना, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, मैंने क्या बोला, ये अगर आप इसको डेल बाय डेल एक्स ऑफ ये करोगे ये आएगा, फिर डेल बाय डेल वाई ऑफ ये आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ ये आएगा, लेकिन ये समझ में आता है ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, इसका 3y स्क्वायर आएगा और ये कितना आ जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में बन जाएगा एक्स आ जाएगा। अब डीवी को मैंने क्या लिखा, dx dy dz लिखा, क्यों लिखा, ऑलरेडी आपको इसका रीजन पता है, ठीक, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही होता है। अब अगर हम बात करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा 2 मिनट की बात है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या करके। अब जरा देखो ये इंटीग्रेशन कौन सा है, वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल है। वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट आएगी, क्या क्या लिमिट आएगी उसने बोला भी था, लिमिट क्या क्या है करके, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं फटक से। क्या आएगा जरा बताइए। अगर हम बात करें, ये है हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस एक्स और ये हमें आपके पास क्या है dx dy dz, और हमें लिमिट क्या क्या गिवन थी, x की लिमिट थी -1 से 1, y की लिमिट थी -1 से 1 और z की लिमिट थी 0 से 2, यही लिमिट थी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, लिमिट गिवन थी। अब इसको एक बार कर लो, एक बार x के टर्म में आपका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, एक बार x का इंटीग्रेशन कर लो, फिर y का इंटीग्रेशन करना, फिर y के रिस्पेक्ट में करना, फिर उसके बाद z के रिस्पेक्ट में, आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो अगर मैं इसको x के टर्म में अगर इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा जरा देखो, 3y स्क्वायर x प्लस कितना आएगा x स्क्वायर y कितना आएगा 2। मैंने अभी किसके रिस्पेक्ट में करा, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी लगेगी x की, ये -1 dy और dz कैसे रहेंगे ऐसी, और यहाँ लिमिट किसकी -1 से 1 y की ऐसी रहेगी, z की भी ऐसी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा नीचे वाले पोर्शन को। चलो देखिए, तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा जरा देखिए, -1 से 1 ऐसी है, इसका इसकी जगह 1 रखिए तो कितना आ जाएगा, ये 0 से आपका 2 ऐसे आएगा, कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, इसकी जगह अगर रखेंगे x की जगह रखेंगे, x की जगह ध्यान में रखना x की जगह रखा जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा प्लस 1/2, कितना आएगा प्लस 1/2। अगर फिर क्या आएगा, ये आएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह माइनस तो आएगा, फिर इसकी जगह -1 रखोगे तो कितना आएगा माइनस का 3y स्क्वायर, इसकी जगह माइनस रखोगे तो इसकी जगह माइनस का प्लस क्या होगा, वो ऑलरेडी आपको समझ में आता है, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक, ये हमारा आ गया। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से लिमिट dy और dz तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये कितना आएगा -1 से 1, ये आएगा 0 से 2, सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए आपके पास क्या आ रहा है करके, -3y स्क्वायर या 3y स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 6y स्क्वायर, 1/2 और ये यहाँ से -1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आएगा सिर्फ ये 6y स्क्वायर,
कितना आएगा 6y² dy इंटू dz। अब किसके रिस्पेक्ट में कर लो, y के रिस्पेक्ट में कर लो इंटीग्रेशन। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -1 से 1, ये आएगा 0 से, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y की लिमिट हटा दीजिए, y के रिस्पेक्ट में करो तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 2, कितना आ जाएगा 0 से 2। y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 6 y की पावर 3/3, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसके करा ना y के रिस्पेक्ट में करा तो y की पावर 2 तो y की पावर 3/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y की लिमिट आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1 से आपके पास -1। इस तरीके से हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया है, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 को बाहर भी ले लीजिए, 2 0 से आपके पास 2, और एक बार इसमें सॉल्व कर दिए कितना आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो कितना, ऐसे यहाँ ध्यान रखना dz ऐसे रहेगा। फिर क्या करेंगे जरा बोलो, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर उसके बाद एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो -1 का क्यूब आएगा, ये आ जाएगा dz, ठीक। ऐसे एक एक टर्म को आराम से इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। फिर कितना आएगा जरा देखो, 2 0 से 2, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -+2 हो जाएगा, 0 से 2 2 dz, 2 वहां लिख लीजिए, 4 हो गया, 0 से 2 dz, ये कितना आएगा 4, ये z, ये क्या आ गया 0 से 2, तो कितना आएगा 4 इंटू आपके पास ये z है ना, z, तो इसकी जगह रखोगे आपके पास 2, लोअर लिमिट तो 0 होगी, कितना आ गया आंसर 8, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत ही इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर आपको मैथ्स आती तो यहीं पर हो जाना है, इसलिए आपको उतना लंबा नहीं जाना, मैंने तो खाली आपको मैथ्स से बता दिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है करके, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए 8, 0 आ रहा, 0 नहीं आ रहा यार, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करना, 0 नहीं आएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा, 0 नहीं आ रहा होगा 80, हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेंशन मत देना, वो पीडीएफ तैयार हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा। आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, चलिए।